हेलो बच्चों, मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। रात के बज रहे हैं 10:15 और आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूं। मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और चूंकि नेटवर्क जो है वो बहुत खराब है अभी, इसलिए वीडियो को अपलोड मैं कल करूंगा। ओके, तो मैं समय मिलने के अनुसार, समय के अनुसार आपके लिए ये नया ऑब्जेक्टिव वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। चैप्टर जो है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो चैप्टर मैंने लिया है वो लिया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। ओके, तो चुंबकत्व से जो ये रिलेटेड हम आज सवाल उठाने वाले हैं, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आपके स्कोर को 35 इन 35 करने के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये वाला वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बड़े ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है तो आप पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचा सकते हैं, बट वीडियो तो आराम से देख ही सकते हैं ईयरफोन लगा करके। तो जब भी आप फ्री में हो, अभी फालतू का समय रील देखने में बेकार व्यर्थ करने के लिए, है ना, बेकार में व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है आपके पास जो समय है, उसको आप ध्यान में रखिए कि अब जो है वो समय कितना दिन बचा है सर। तो कुल मिलाकर के 15 दिन बचा है सर जी। 15 दिन के बाद आप लोगों का पहला पेपर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाएं, समय को यूटिलाइज करें अपनी पढ़ाई करने के लिए। और जब कभी भी आप अपने खुद के सेल्फ स्टडी से परेशान हो जाए तो आप वीडियो आकर के देख लें, थोड़ा रिवीजन कर ले, थोड़ा मनोरंजन भी आपका हो जाएगा हमारे साथ पढ़ते पढ़ते। ओके, तो चलिए मैं चुंबकत्व एवं पदार्थ जो है चैप्टर, उसका पहला सवाल लेता हूं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जब आपसे कह दे तो इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स को फाई एम लिखते हैं। इसको लिखा जाता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ओके ना, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स है। ये अगर आपसे पूछ जाए कौन सी राशि है तो आपको बोलना है अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है चुंबकीय फ्लक्स। और इसका एक और मात्रक होता है, बी का होता है टेस्ला और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी एक मात्रक होता है। और यही 1 वेबर जो होता है वो 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे हमें वेबर दिया हुआ है, वेबर दिया हुआ है, इसको टिक करेंगे, है ना। टेस्ला मीटर स्क्वायर भी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बच्चों। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन। ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता यानी चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चों। और अपन लोग जानते हैं कि इसका जब एसआई मात्रक की बात करेंगे तो अपन लोग जानते हैं कि सर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अपन लोग एम इंटू में 2a लिखा करते थे। और कैपिटल एम का एसआई मात्रक होता था एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये क्या है सर? ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और स्मॉल एम क्या है? चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य। ओके, या उसको ध्रुव प्रबलता भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल एम का हमको ये वाला इसका निकालना है। ये दोनों अलग अलग चीज है, ये स्मॉल एम और ये वाला मीटर है, ये मीटर है, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। और 2a इसका ऐसा ही मात्रक होगा मीटर। इस मीटर से इस मीटर को काट देंगे तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर बचेगा, जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। देखो बच्चों, यहाँ भी ये मैंने चुंबकीय आघूर्ण का ही एसआई मात्रक लिखा है एम्पियर मीटर स्क्वायर, बट यहाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर कोई ऑप्शन में नहीं है, तो बी और डी तो गलत ही हो गया। अब बचा ए और सी।
तो यहाँ पे अपन लोग जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, और कैपिटल एम का हमको एसआई मात्रक पूछा है, तो टॉर्क का होता है एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, या जिसको हम लोग जूल भी बोलते हैं, और बी का होता है टेस्ला। तो कैपिटल एम का हो जाएगा जूल पर टेस्ला, यानी कि जूल टेस्ला -1, जो कि ऑप्शन ए में है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यानी एम वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। ये कौन सी राशि है सर? आपने वेक्टर तो लगा दिया, तो ये सदिश राशि ही होगी। क्या क्लियर है ना? तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है, और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है ना, जो दिशा होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्मॉल एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले, देखो चुंबकीय आघूर्ण को यहाँ स्मॉल एम के साथ वेक्टर लगा दिया। ओके, कैपिटल एम देना चाहिए बट नहीं दिया है, स्मॉल एम दिया है बट वेक्टर साइन के साथ दिया है। और एक और चीज यहाँ पे, ये जो ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता ये अदिश राशि है, इस बात का ध्यान रखना। ध्रुव प्रबलता जो है वो अदिश राशि है, जो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य है वो अदिश राशि है बच्चों। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रखा है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित स्मॉल एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण क्या होता है? तो टॉर्क वेक्टर का फॉर्मूला होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। इसको टिक करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे सर जी। स्मॉल एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में उससे थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो जब हम लोग कार्य का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वर्क का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये याद रखिए। यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री, है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से घुमा रहे हो। कितना डिग्री तक घुमा रहे हो? थीटा कोण तक। तो थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा थीटा। तो बस वैल्यू पुट करिए तो वर्क बराबर हो जाएगा एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस का कॉस थीटा। कॉस 0 का मान 1 होता है बच्चों। ये हो जाएगा एम बी इंटू में 1 माइनस का कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो गड़बड़ाना नहीं है और हड़बड़ाना भी नहीं है, दोनों बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से आराम से पढ़ना है। पढ़ने के समय दिमाग को इधर उधर नहीं लेकर के जाना है। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, फिर आंसर के पास जाना है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो सर चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक तो एक तो होता है जूल पर टेस्ला और एक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जूल पर टेस्ला है नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर ऑप्शन डी में है। देख लो, इसका 2 एसआई मात्रक होता है चुंबकीय आघूर्ण का, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान लंबाई के टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी भी छड़ चुंबक को चाहे तो उसके लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में तोड़े, या उसके लंबाई के लंबवत, या उसके चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो है 2 बराबर भागों में तोड़े, दोनों ही केस में जो नया चुंबकीय आघूर्ण होगा, नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो m/2 ही होगा। याद रखना है बच्चों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में बांटा जाए, ये देखिए लंबाई के लंबवत यानी दूसरा वाला केस, तो निम्नलिखित में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? सर जी इस केस में क्या हुआ, जब लंबाई के लंबवत 2 बराबर भाग में तोड़ेंगे तो अपना ध्रुव जो है वो जस का तस बना हुआ है, यानी ध्रुव को अपन ने कुछ भी नहीं
डिस्टर्ब किया है। इसका मतलब ध्रुव जस का तस बना हुआ रहेगा, और ध्रुव जस का तस बना हुआ रहेगा इसका मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य जो स्मॉल एम है वो यूं का यूं ही रहेगा, स्मॉल एम में कोई चेंज नहीं होगा। यानी स्मॉल एम यानी चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य बोलिए या ध्रुव प्राबल्य बोलिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध होता है। अगर कोई ये छड़ चुंबक है तो इसकी पूरी लंबाई को इसकी ज्यामितीय लंबाई कहते हैं LG, और इसके ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, इनके बीच की जो दूरी होती है ना इसको बोलते हैं LM। देख पा रहे होंगे तो LG LM से बड़ा है, तो LG जो होता है ना वो 6/5 ऑफ LM होता है, या LM जो होता है वो 5/6 LG होता है, ये याद रखना है। तो LM जो होगा वो 5/6 LG हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र से लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टॉर्क महत्तम, महत्तम मतलब अधिकतम, तब होगा जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। सीधा सीधी बात सर, टॉर्क बराबर में mb साइन थीटा। जब m और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा यानी थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तभी ना टॉर्क अधिकतम होगा। और अधिकतम टॉर्क का मान कितना होता है ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आंसर होगा mb। ध्यान रखिएगा, अधिकतम टॉर्क का मान mb। अधिकतम टॉर्क कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी m और b एक दूसरे के लंबवत होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है 12 नंबर में निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको बता दूं कि मैग्नेटिक मोनोपोल होता है ना, मैग्नेटिक मोनोपोल जिसको हम लोग एकल ध्रुव बोलते हैं, मोनोपोल है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एकल चुंबकीय ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी चुंबक के चाहे कितने ही टुकड़े क्यों ना करो आप, है ना, हर टुकड़े के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मौजूद होंगे, केवल एक पोल मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण के क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा मैग्नेट। अगर ये इधर वाला पोल साउथ पोल है और इधर वाला नॉर्थ पोल, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ की दिशा होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। निरक्षीय स्थिति किसको कहेंगे, जो चुंबक को दो बराबर भागों में बांटेगा, उसके अक्ष पर कोई बिंदु, मान लीजिए ये पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा वो इधर की ओर होगा, यानी एम वेक्टर जिधर है उसकी दिशा के विपरीत एम वेक्टर की दिशा लेफ्ट टू राइट है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है, और बी वेक्टर की दिशा जो होगी वो टुवार्ड्स लेफ्ट है, यानी बाईं ओर है, एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के विपरीत को प्रति समांतर बोलते हैं, एंटी पैरेलल। क्या क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है। बेटा रे, जब कोई छोटा चुंबक, लघु चुंबक, सूक्ष्म चुंबक लिखा रहे तो बी अक्षीय का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपको, μ0/4π 2m/r³ होता है, और बी निरक्षीय का फॉर्मूला भी लिख देता हूं जिसको बी विषुवतीय बोलते हैं, ये होता है μ0/4π m/r³। अब ध्यान से देखो, बी अक्षीय जो है बी निरक्षीय का दोगुना है। कैसे दोगुना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यानी कि पहले अक्षीय दे रखा है, बाद में निरक्षीय दिया है, दोनों का अनुपात पूछा है, यानी 2:1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्लियर है बच्चों। 15 नंबर का सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा किसको कहते हैं ये बता ही देता हूं बेटा। ये है हमारा साउथ पोल, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब इसी साउथ और नॉर्थ पोल को आगे बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो लेंगे, पॉइंट पी, ये हमारा अक्षीय होगा,
और यहाँ हमारा मध्य बिंदु है O, तो O से P तक की दूरी को हम लोग R बोलेंगे। और अपन लोगों ने फॉर्मूला में देखा यहाँ पे B अक्षीय में यहाँ पे R क्यूब नीचे में है, तो B अक्षीय में जो होता है ना बेटा, R क्यूब नीचे में होता है, यानी R क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है या 1/R क्यूब के समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती पूछा है, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1/R क्यूब के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। ओके बच्चों, तो कैसा लगा? 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है अभी, है ना। और 15 क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, जैसा कि मुझे लगता है, पर्सनली आई फील। और मैं आप लोगों को बस यही कहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं, हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो के थ्रू पहला वीडियो उनको सजेशन से मिला है और वो पहली बार वीडियो का है, तो पहले लाइक कर दीजिए बच्चों, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। और जब पूरा वीडियो देख लो तो कमेंट जरूर करो कि कैसा लगा आपको वीडियो, कितना समझ में आया, कितना मजा आया, वो जरूर शेयर करो। आप लोग एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, पता नहीं चल रहा है कुछ भी, ठीक है ना, तो वो बताना आप लोगों को जरूरी है। आप लोग यूजर हैं तो आप लोगों को बताना है कि सर कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, कितना बढ़िया लगा, किस तरह का कॉन्सेप्ट मिला, क्या कुछ सीखने को मिला, वो सारी चीजें आप शेयर करिए। कमेंट बॉक्स खुला रहता है आपके पर्सनल कमेंट के लिए। सही शब्दों का प्रयोग करें अपने कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्षण चुंबक की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर, मतलब ये निरक्षीय स्थिति बोल रहा है, पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो अभी मैंने बताया एंटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के, है ना, किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। लेकिन बेटा रे, अगर यहाँ पे अक्षीय पे पूछ देता तब, यहाँ पे बी की दिशा इधर होगी, यानी एम वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा एक दूसरे की ही तरफ होती है, मतलब एक दूसरे के समांतर होती है। यहाँ पे एम वेक्टर की जो दिशा है वही दिशा बी वेक्टर की होती है अक्षीय स्थिति में, लेकिन निरक्षीय में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे अपन लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप माने एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसका मतलब हुआ बी का वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी बराबर, ओके, से 90 डिग्री से घूर्णित करने में, यानी 90 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य होगा? तो मैंने कार्य का फॉर्मूला लिखा था एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 को, थीटा 1 यानी 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पहले वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है चुंबक, और बाद में कॉस थीटा 2 की जगह में 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से घुमाया गया है। कॉस 90 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एम बी गुना में 1 माइनस का 0 यानी 1, यानी कि ये एम बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को अपन लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है? तो चुंबकत्व होने का मूल कारण होता है विद्युत आवेश की गति, है ना। ध्यान रखिएगा, स्थिर अवस्था में तो बात ही नहीं करना है, बात ही नहीं करना है। ओके, विद्युत आवेश की गति, है ना, चुंबकत्व का मूल कारण होता है। यदि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर आवेश q एक समान चाल v से घूम रहा हो, तो इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? मैंने पिछले दो वीडियो में भी इसके बारे में बताया है, इसका पूरा सॉल्यूशन कराया है। m बराबर में होगा क्यू भी आर बाय 2, ओके ना। और अगर ओमेगा के टर्म में हो, ये नहीं बताया उधर, तो v के जगह में ओमेगा आर लिखेंगे, जो बन जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटा में 2। ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में, ये भी दिया हुआ हो सकता है। v के टर्म में रहेगा तो ये लिखना है, और ओमेगा के टर्म में रहेगा तो ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या
किसके सीधे समानुपाती होता है? तो सीधा सीधी अपन लोग ये बात जानते हैं कि सर जी आर बराबर में जो एक समान वृत्ताकार पथ में जो आवेशित कण के पथ की जो त्रिज्या होती है वो आर बराबर में लिखा जाता है एम वी बटा में क्यू बी, और एम वी को क्या लिखेंगे? संवेग, यानी पी बटा में क्यू बी। ओके, यानी संवेग के देखो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। यहाँ कह रहा है सीधे समानुपाती किसके है? कौन? त्रिज्या, पथ की त्रिज्या, यानी आर की बात कर रहा है, तो आर सीधे समानुपाती पी के है, पी यानी संवेग के। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण एम वेक्टर के किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बेटा रे, थीटा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस का एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या इसको माइनस का एम बी कॉस थीटा बोलते हैं, जो कि आपको कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम वेक्टर के चुंबक के अस्थाई संतुलन, ध्यान से देखिए यहाँ अस्थाई संतुलन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, और इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो U का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम बी कॉस थीटा, ये ऊपर में मैंने लिखा है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर या माइनस एम बी कॉस थीटा। अस्थाई संतुलन जब भी बोले थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, यानी एम और बी एक दूसरे की ही दिशा में पैरेलल होते हैं। सीधा सीधी ये जानो, जिधर एम वेक्टर की दिशा है ना उधर ही बी वेक्टर की दिशा, मतलब किसी चुंबक को आपने इस तरह से रखा है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल कुछ इस तरह से है, जिसके कारण एम वेक्टर की दिशा और बी वेक्टर की दिशा एक दूसरे की ही तरफ है। तो इस केस में थीटा 0 डिग्री रहेगा, अस्थाई संतुलन कहलाता है ये। वो अस्थाई संतुलन में थीटा 180 डिग्री होता है, उस समय यू का मान प्लस एम बी होता है, याद रखना है। और अस्थाई संतुलन में u का मान होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 रखोगे, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो u हो जाएगा माइनस का एम बी। मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई देगा u बराबर में माइनस का एम बी होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अस्थाई संतुलन में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा जो कि ऑप्शन बी में है। अगर अस्थाई संतुलन कहता तो प्लस एम बी आंसर करते। क्लियर है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है समान साइज के दो छोटे चुंबक परस्पर लंबवत हैं और क्रॉस चिन्ह बनाते हैं, तो मतलब कुछ इस तरह का है, एक दूसरे पर लंबवत, ये लीजिए क्रॉस चिन्ह हो गया। यदि इनके चुंबकीय आघूर्ण m और 2m हो तो एक का चुंबकीय आघूर्ण का दिशा ऐसे ले लीजिए m और एक का ले लीजिए ऊपर 2m। तो कह रहा है कि निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, इसको वेक्टर की तरह सॉल्व करना है बेटा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, तो ये m है, ये 2m है, तो रिजल्टेंट जाएगा सर इधर, तो एम आर जो होगा वो इधर होगा, इधर होगा तो एम आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट के अंडर में एम का स्क्वायर और प्लस 2m का होल स्क्वायर, यानी यहां मैं लिख लेता हूं, सो एम आर बराबर हो जाएगा रूट के अंडर में एम स्क्वायर और 2m का होल स्क्वायर करोगे तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा रूट के अंडर में 5m स्क्वायर, यानी रूट के अंडर में 5 और m स्क्वायर बाहर आया तो m, तो रूट के अंडर में 5m, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त काल क्या होता है? तो बेटा टी बराबर में फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट के अंडर में आई बटा में m गुना में b। अगर b का मान घटेगा तो b नीचे में है और t के बारे में पूछ रहा है, तो यानी t बढ़ जाएगा, b घटेगा तो t बढ़ेगा, यानी बढ़ता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं।
25 नंबर में क्या कह रहा है, किसी धारावाही वृत्तीय लूप से 10 एम्पियर की अस्थाई धारा यानी स्टेडी करंट प्रवाहित हो रही है, उसमें फेरों की संख्या 10 है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो उसका तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। सर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन इंटू में आई इंटू में एरिया, एन इंटू में आई, एरिया के जगह में लिखेंगे अपन लोग पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि वृत्ताकार लूप है। तो एन कितना दे रखा है अपना लोग को, 10 दे रखा है, करंट का मान भी 10 एम्पियर, पाई के जगह पाई लिखेंगे, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर बेटा, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 बटा में 100 करोगे यानी 0.1 मीटर, और इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में आएगा 10 यानी 1/10 का स्क्वायर, तो इससे दोनों 10 कट जाएगा क्योंकि नीचे में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा पाई यानी पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर, ये बहुत अच्छा सवाल है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो n और BH में क्या संबंध होता है, तो सर जी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट के अंडर में I बटा में m गुना b को ही BH लिखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है जिसको हम लोग f लिख सकते हैं या n लिख सकते हैं, ये 1 बटा में टाइम पीरियड होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब n का जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा 1 बटा में 2 पाई रूट के अंडर में MBH, अब बटा में आई उलट जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा। जब उलट जाएगा इसका मतलब n का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा MBH बटा में आई। अब अपने से पूछा है कि n स्क्वायर किसके समानुपाती है, तो n स्क्वायर BH के समानुपाती है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता तो अलग बात होता, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो सुई क्या अनुभव करेगी। जब भी कोई चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस वहां पे नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, यानी दोनों अनुभव करेगा, बल भी अनुभव करेगा टॉर्क भी अनुभव करेगा, यानी ऑप्शन ए। और अगर यही कहता कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो एक बात कंफर्म मान लो कि नेट फोर्स जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता, तो एक बात कंफर्म मान लो नेट फोर्स तो जीरो होता ही होता, ये होता ही होता, ओके, ये होता ही। और नेट टॉर्क जीरो कब होता, जब थीटा या तो 180 डिग्री होता, थीटा 180 डिग्री होता या थीटा 0 डिग्री होता। थीटा क्या है सर, m वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण, क्यों, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है mb साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्या क्लियर है ना, तो उस केस की बात हो रही है जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता तो नेट फोर्स तो जीरो होगा ही होगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो दो ही स्थिति में हो सकता है, जब थीटा 180 डिग्री हो, जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी m वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, बाकी किसी भी तीसरे एंगल पे टॉर्क जीरो नहीं होता। क्या क्लियर है बच्चों, क्या क्लियर है, ओके। 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स, ऊपर में फ्लक्स है चुंबकीय, नीचे में है विद्युतीय, इसकी बीमीय सूत्र, तो सर चुंबकीय फ्लक्स का पहले निकाल लेते हैं, तो बी इंटू में ए इंटू में कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है ई इंटू में एरिया इंटू में कॉस थीटा। अब पकड़िएगा दोनों का अनुपात, कॉस थीटा कट जाएगा, एरिया एरिया कट जाएगा, बचा क्या सर जी, बी बटा ई। और सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर को ध्यान करिए, आपने बताया था C बराबर होता है E बटा बी, और यहाँ है B बटा ई, बी बटा ई मतलब 1 बटा में C, और 1 बटा C मतलब 1 बटा में LT-1, क्योंकि C तो स्पीड ऑफ लाइट या है ना, C को हम लोग C के बदले में हम लोग भी यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जनरली C जो होता है ना वो E0 बाय B0 होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो कोई कुछ कह सकता है कि सर यहाँ सी क्यों लिखे, भी क्यों नहीं लिखे, तो मैं आपको बोल देता हूँ, चलो इसको भी ही मान लो। तो ये एक बटा में भी यानी स्पीड, स्पीड यानी एल टी माइनस वन। अब एल को लेके जाओ ऊपर तो एल माइनस वन, और टी माइनस वन को ऊपर लेके जाओ तो टी हो जाएगा। तो एल माइनस का वन इंटू में टी, जो कि ऑप्शन सी में है। देखो कितना अच्छा सवाल है, कहाँ से कहाँ घूम के कहाँ पहुंच गए अपन लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के 10A और 10B, ध्यान रखना ए माने एक्सियल, ठीक है, याद रखने का। तो एक्सियल पोजीशन और नॉन एक्सियल पोजीशन यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है, यदि B1 और B2 है तो B1 B2 का मान। ये लो, एक्सियल का ये वाला फॉर्मूला होता है और इक्वेटोरियल का ये वाला होता है। ऑप्शन ए को टिक करो। शॉर्ट बार मैग्नेट का बात नहीं कर रहा है, ये जनरल मैग्नेट का बात कर रहा है, ठीक है ना। शॉर्ट बार मैग्नेट का बात नहीं, छोटा चुंबकीय, छोटे छड़ चुंबक की बात नहीं कर रहा है ये। ओके बच्चों। अगला, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा देते हैं, यानी बी कर देता है, बी हो जाता है 4 गुना बी, यानी नया वाला भी पुराने बी का 4 गुना, तब लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। सर जी कितना शानदार क्वेश्चन है, आवर्तकाल पे सर जी क्वेश्चन इसका मतलब बन सकता है। देखो टी और आवर्तकाल में जो रिलेशन है वो 1/√ऑफ बी का है। देखो यहाँ पे बी नीचे है, रूट के अंडर में है, यानी बी अगर 4 गुना होगा, मान लो कि टी डैश लिखना होता तो वो क्या लिखते, 1/√ऑफ बी डैश, और बी डैश की जगह लिखते 4b, यानी ये क्या हो जाता, 1/4 तो बाहर निकल जाता 2 में, है ना, लेकिन बी तो फंसा रह जाता। और ये वाला जो है ये पुराना वाला टी है, यानी टी डैश जो है ये हमारा टी बटा में 2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये सब मैथमेटिकल होता है बच्चों, ये नहीं कि आधा दोगुना चौगुना कुछ भी है तो उसमें अंदाजन अपन बना रहे हैं, नहीं। मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिलेटेड ऐसे सवाल होते हैं, फॉर्मूला याद है तो सही आंसर आएगा, तुक्का में सही होने का गुंजाइश बहुत ही कम है। ओके बच्चों, ये बात जान लीजिए, इसलिए तुक्का पे भरोसा मत करिए। 15 दिन बचे हैं, पढ़ लीजिए, है ना, बहुत काम आएगा। क्योंकि जब मार्कशीट आपको मिलेगा ना, रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, उस दिन याद करिएगा अमन सर ने क्या बोला था पढ़ने के लिए और क्यों बोला था पढ़ने के लिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन चुंबकत्व में ऐसे ले रहे हैं जो पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ पर निर्भर है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय प्रवृत्ति, है ना, इसके ऊपर, है ना, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इन सब के ऊपर। तो देखिए कह रहा है कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता, सबसे पहले ये जान लो, इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं। ओके, और ये मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है, ध्यान रखना, मात्रकहीन भी होता है और विमाहीन भी होता है। ये कह रहा है 1 से कम है, यानी म्यू आर का मान 1 से कम, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। ध्यान से देख लो, चुंबकीय प्रवृत्ति को जाई एम से डिनोट करते हैं। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। तो कह रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, तो म्यू आर बराबर में 1 प्लस में जाई एम होता है, याद रखना। तो जाई एम क्या हो जाएगा, जाई एम का मान हो जाएगा म्यू आर माइनस का 1, म्यू आर माइनस का 1। अब सोचो म्यू आर 1 से कम है, क्वेश्चन में क्या रखा है, आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है, तो जब 1 से कम वाली चीज में से 1 को घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जाई एम तो माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि म्यू आर तो 1 से कम है, तो 1 से छोटी वाली चीज में से 1 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी ऋणात्मक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, लोहे का परमाणु है, ऑब्वियस सी बात है सर, लोहा है तो लोह चुंबकीय, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये तीन जो है वो लौह चुंबकीय है। तांबा जो है वो प्रतिचुंबकीय है, याद रखना। आइए, ये देखिए तांबा आ ही गया, कह रहा है तांबा क्या है, तो प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है, तो ऑब्वियस सी बात है लौह चुंबकीय की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है ना। अगला, चुंबकशीलता यानी म्यू, म्यू यानी म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, ध्यान रखना। ओके, म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू आर माध्यम की सापेक्ष चुंबकशीलता है। ओके,
अगला, और लौ चुंबक में म्यू आर का मान 1 से बहुत ज्यादा होता है, याद रखना है। म्यू आर का मान 1 से बहुत ज्यादा होता है लौ चुंबकीय में। अगला, एक प्रबल विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनवाना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, कौन सा वस्तु अधिक उपयुक्त होगा? याद रखिएगा, सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी जाई एम क्या वैल्यू पूछ रहा है डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। प्रति चुंबकीय, तो प्रति चुंबकीय में जो क्या कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वो अभी मैंने बताया था कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, ऋणात्मक होती है। और धनात्मक और 1 से बड़ी किसमें होती है? लौह चुंबकीय में, ये लौह चुंबकीय में, ये लौह चुंबकीय में। और धनात्मक और 1 से छोटी किसमें होती है? ये अनुचुंबकीय में, पैरामैग्नेटिक में, ये अनुचुंबकीय में। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? प्रति चुंबकीय पदार्थ, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कह रखा था, वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला, द्रव और गैस कैसे पदार्थ नहीं होते ये पूछ रहा है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं द्रव और गैस। क्या क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होती है और ऋणात्मक होती है? तो मैंने अभी बताया था ऋणात्मक होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ में। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और चुंबकन एम वेक्टर के बीच संबंध क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला मैंने कई सारे वीडियो में हिंट किया हुआ है कैसे आता है ये। तो बी वेक्टर बराबर में म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ओके, नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जायम जो होती है वो स्मॉल होती है एंड कांस्टेंट होती है, ये याद रखना। तो कांस्टेंट मतलब स्थिर, नियत। क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निकेल क्या होता है? तो मैंने बताया था आयरन, कोबाल्ट और निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन कह रखा है क्या? शैथिल्य हिस्टेरेसिस कौन सा पदार्थ प्रदर्शित करते हैं? तो ये चुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। 12 नंबर में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी स्थान पर नमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ये किसके किसके बीच का कोण होता है? याद करो, मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैंने कराया था क्लास में, चुंबकीय यामियोत्तर, उसमें ये वाला हमारा वेक्टर था बी एच यानी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, ये वर्टिकल, और ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड था बी नेट, या इसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, बीई बोलते हैं। और बी एच हुआ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी भी वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, और इसके बीच में ये वाला जो एंगल होता है यही एंगल ऑफ डिप होता है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी बी वेक्टर, ये वाला और क्षैतिज दिशा के साथ ये वाला, इनके बीच में जो कोण बना वही कहलाता है नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, यानी ऑप्शन बी। ध्यान से गड़बड़ाइएगा नहीं। अगला, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ध्रुव पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, जो फाई का मान होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पे फाई का मान 0 डिग्री होता है। तो जब ध्रुव से जाते हैं इक्वेटर की तरफ यानी विषुवत रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, तो फाई 90 से हो गया 0 यानी घटता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय नमन का मान शून्य कहाँ होता है? तो आपको भी पता है सर, शून्य हुआ है विषुवतीय रेखा पर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भौगोलिक विषुवतीय रेखा होता है, जिसको हम लोग जियोग्राफिकल इक्वेटर बोलते हैं। ओके, और ये वाला थोड़ा सा उससे
तिरछा होता है मैग्नेटिक इक्वेटर, जिसको हम लोग चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्टली सही आंसर यही है, चुंबकीय निरक्ष। यहाँ पे जो मैंने बनाया ना, ये वाला एक्चुअल ये भूमध्य रेखा मैंने बनाया है ना, बट एग्जैक्टली पूछा जाएगा तो अपन लोगों को ऐसे थोड़ा सा बनाना होगा, ये इस तरह से, जो चुंबकीय निरक्ष कहलाता है, जहां पे फाई का मान 0 डिग्री होता है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है 16 नंबर में, सही संबंध बताएं। तो अपने लोग को ये जो डेल्टा है ना बेटा, ये एक्चुअल में फाई के बारे में बात कर रहा है। तो टेन फाई यानी एंगल ऑफ डिप है, यहाँ डिप को डेल्टा लिखा है, ध्यान रखना। कभी कभी कुछ कुछ नोटेशन दे देता है और बच्चा लोग परेशान हो जाता है कि सर ये कौन सा फॉर्मूला दे दिया था, क्या नोटेशन दे दिया था, हमको तो समझ में ही नहीं आया। टेन फाई का फॉर्मूला होता है BV/BH, याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण यानी एपरेंट एंगल ऑफ डिप, ये हमेशा अधिक होता है किससे, ट्रू एंगल ऑफ डिप से, है ना, याद रखना ऑप्शन ए। यथार्थ माने ट्रू, ट्रू एंगल ऑफ डिप से अधिक होता है कौन सा, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, याद रखना। अगला, धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, नमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो म्यू क्या होगा, तो सर जी म्यू 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला 1+जाई_m है ना, और जाई_m 1 से ज्यादा होता है, तो म्यू 1 से ज्यादा होगा। किसके लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। ये बात सब ध्यान रखिए, नोट करते चलिए दिमाग में, किसके बारे में बात हो रही है, ऐसे ही नहीं ये रट के रखे हैं, क्वेश्चन कुछ आया एग्जाम में और आंसर कुछ दे करके आ गए, जो ऑप्शन याद था वही मार दिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन याद होगा तब आपको एग्जाम में आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हैं, सर ने बताया है। चलिए अगला, प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखा है, जाइम का मान, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान पूछा है, यहाँ म्यू आर होगा बेटा, म्यू आर। तो म्यू आर बराबर में 1+जाइम, 1+जाइम के जगह में 0.0001, यानी ये बन गया 1.0001, जो कि कहाँ है, ऑप्शन सी में। और इस तरह से टोटल हमने 50 क्वेश्चन आपको डील करके दिया है इस वीडियो में। ओके बच्चों, तो आप जो है इस वीडियो को प्रेम से देखिए, है ना, एकदम दिमाग खोल करके देखिए, एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। ऑब्जेक्टिव मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ों को डील कर देता हूँ, जिससे आपका रिवीजन परफेक्ट हो जाएगा, है ना, और एग्जाम में फिर क्वेश्चन तो लड़ेगा ही लड़ेगा, बढ़िया से लड़ेगा, बेफिक्र रहिए, सारे क्वेश्चंस वीडियो के ही आएंगे। एग्जाम में जितना भी मैंने इस प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी। आप 35 में 35 करोगे, ये गारंटी है, क्योंकि आपको 70 में बनाने तो 35 ही है, और उस 35 में से 35 आपको सही बनाना है, ये ज्यादा जरूरी है ना। सो योर सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आप 35 में 35 लाने में कितने कैपेबल हैं। ओके बच्चों, तो कई बच्चे तो ऐसे ही गड़बड़ा जाते हैं, है ना, क्वेश्चन ही सही नहीं चुन पाते। मैंने देखा है, अपने यहाँ के स्टूडेंट को भी देखा है कि आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आ गए, और जो नहीं आ रहा था क्वेश्चन उस पर दिमाग लगा दिए, है ना, और उसके दिमाग लगा के तुक्का मार दिए। कई बच्चे घबरा जाते हैं। भैया जब आपको 70 सवाल मिले हैं तो 70 में से बेस्ट 35 सेलेक्ट करिए। ओके, समझदारी का थोड़ा सा परिचय दीजिए एग्जामिनेशन में, अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए। जब ऑप्शन है तो इस बात में क्यों फंसे रहे कि नहीं सभी बनाएंगे, 35 ही तो बनाने हैं। तो 35 अगर आप बेस्ट 35 बना लेते हो और 35 इन 35 ले आते हो, तो समझ लो आपको 85 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी फिर सब्जेक्टिव बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने सजेशन दिया हुआ है आप उसके ऊपर बढ़िया से सब्जेक्टिव में रगड़ा रगड़ी करो। जो चैप्टर मैंने क्लास में बताया है कि इन चैप्टर के ऊपर फुल कमांड रखो, वहाँ फुल कमांड रखो, केवल सजेशन पे डिपेंड मत रहो उस चैप्टर में प्रॉपर, है ना, ये बात का ध्यान रखना है। चलिए मिलेंगे, अपना प्यार देते रहिए। लास्ट
टाइम चल रहा है आपके एग्जामिनेशन का और वीडियो भी खत्म होने वाला है। कमेंट जाते जाते छोड़ते हुए जाइए और अगर आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को तो जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।